हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारा एक पार्ट व्याकरण का पहला जो पार्ट था हमारा व्याकरण, हम 10th क्लास की पढ़ रहे हैं, जिसका हमने जो आपके लिए टॉपिक है वो है संधि, जिसको हमने पूरा कर दिया। और संधि में भी दो प्रकार आपके सिलेबस में हैं, तो वो कौन कौन सी थी? व्यंजन और विसर्ग। और इसमें व्यंजन और विसर्ग में इसमें से दो टॉपिक आने हैं और इसमें से एक टॉपिक आना है। इसमें एक आना है जशत्व का और एक आना है आपका अनुनासिक का। ये हम हर बार इसीलिए बता देते हैं, लेकिन हमने आपको इसमें से दो आने हैं, लेकिन हमने आपको पढ़ा है पूरे 12 प्रकार पढ़ाए हैं। भाई क्यों पढ़ाए हैं? ऐसा कोई मतलब ये आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है कि दो संधियां आनी हैं, किसमें से? व्यंजन और विसर्ग की। तो इसमें आनी है पहली जशत्व और दूसरी आनी है अनुनासिक, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस जब रिड्यूस हुआ है तब आ रहा है, लेकिन हर बार तो नहीं होगा ना कि हर बार रिड्यूस होता जाए। तो भाई जब जिस टॉपिक को अपन पढ़ाने जा ही रहे हैं तो उसको अपन पूरा पढ़ाते हुए चलें। तो हमने इसकी आपकी दो ना पढ़ा के हमने आपकी सारी 12 संधियां आपको पढ़ाई हैं। और इसमें विसर्ग में भी आपकी आनी है उत्व, ठीक है। उत्व संधि हमने बताई है आपको, और बाकी की हमने 3 और इसके साथ में, यानी हमने आपको टोटल इसमें 5 संधियां बताई हैं विसर्ग की, जिसमें से आनी आपकी उत्व है। भाई समझना क्यों ज़रूरी है सबको? क्योंकि उन सभी वर्णों का बीच में हमारे पास जब अब अभी देखिए, हमारा मोटिव ये था कि हमने आपको व्याकरण 10th क्लास की क्यों शुरू की। पहले ही हमने पहले पार्ट से हमने पढ़ाना शुरू क्यों नहीं किया कि पहले पार्ट पढ़ा दो फिर उसकी एक्सरसाइज करवा दो? इसलिए क्योंकि जो अभ्यास कार्य आने वाले हैं उनको हमें आपको रटवाना नहीं है। 100 की एक बात, उन्हें हम आपको सारी जब व्याकरण हम आपको यहाँ से समझा देंगे और अभ्यास कार्य आपके जितने भी हैं वो सब व्याकरण से संबंधित हैं। तो जब आपको व्याकरण आ जाएगी, और व्याकरण में भी जब अपन सब चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो बीच में अगर जशत्व की नहीं आती, वहाँ पे चर्तु का कोई उदाहरण आ जाता, वहाँ अनुनासिक की जगह अनुस्वार का कोई उदाहरण आ जाएगा, तो फिर क्या आप हर चीज़ को रट के करोगे? ठीक है, कितना रटोगे? कितनी चीज़ें रट सकते हो? नहीं रट सकते हो ना कि हर चीज़ रट लो। तो इसीलिए समझ लेते हैं अपन। तो हमने पहले व्यंजन की आपको सारी समझा दी, अब 12 हमने आपको व्यंजन संधियाँ समझाई हैं, 12 प्रकार समझाए हैं, और 5 आपको हमने कौन से समझाए हैं? विसर्ग के पार्ट समझाए हैं। एक बच्ची ने भी पूछा था कि मैम आप ये बताइए कि आप रिड्यूस के हिसाब से पढ़ाएंगे या कंप्लीट सिलेबस लेके जाओगे? तो भाई हम कंप्लीट लेके जाने वाले हैं आपका पूरा सिलेबस। एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करवाते जाएंगे। फिर उसके बाद में अभी अपना 1 महीना हो जाए, मतलब ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर रिवीजन शुरू करेंगे, और रिवीजन में फिर अपन रिड्यूस वाला ले लेंगे, ठीक है। रिड्यूस वाला सिलेबस लेते हुए चलेंगे कि भाई इसका इतना कट गया है तो अपन इतना पढ़ लो, क्योंकि बार बार वही चीज़ अपन रिपीट थोड़ी ना करेंगे कि अभी 10th क्लास की वीडियो बन गए, फिर उनने रिवाइज सिलेबस किया, फिर उनने ऐड कर दिया, तो अपन फिर दोबारा से वीडियो बनाने शुरू हुए, है ना। तो सब अपन लेके चलते हैं, और रिवीजन जैसे ही अपना शुरू होगा 10th क्लास रिवीजन, उसमें फिर अपन शुरू कर देंगे क्या अपना कि हमारा अब ये इतने पाठ आने हैं, ये इतना टॉपिक संधि का आना है, फिर अपन उसको बार बार दोहराएंगे, तो अपने पूरे मार्क्स आने ही हैं, ठीक है। अपन बिल्कुल फुल मार्क्स की इस बार तैयारी करनी है, अपन को पूरे मार्क्स लेके आना है। तो कोशिश हमें यही करना है, आपको और अपन दोनों, अपन लोगों को सबको मिलके ये करनी है कि अपने पूरे मार्क्स आए, संस्कृत में कोई एक नंबर नहीं कट कर पाए। तो इसी संदर्भ में पहले चलें, तो संधि हमारी पूरी हो गई है। और स्वर संधि के लिए भी देखिए हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि स्वर संधि अगर आपकी कहीं कमज़ोर रह गई हैं, यदि आपने 9th क्लास में स्वर संधियाँ नहीं पढ़ी हैं, तो हमने 6th क्लास का व्याकरण की आप प्लेलिस्ट खोलिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, उसमें आप संधि मिल जाएगा आपको। व्याकरण क्लास 6th व्याकरण आप लिखेंगे ना, संस्कृत व्याकरण, तो उसमें प्ले लिस्ट खुल जाएगी और उसमें आपको संधि के 5 प्रकार आराम से मिल जाएंगे। उसमें समझ लीजिए बिल्कुल आसान भाषा में हमने उसमें समझाया है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लेके चलते हैं, कोई टिपिकल और वो सब इतना नहीं लेके चलते कि आपको सुनने में ही कठिनाई लगे और फिर समझने में भी परेशानी लगे, ठीक है। तो अब हम अपना आज नया टॉपिक लेते हैं समास। इतनी बात इतनी ज़रूरी थी कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन है, उसको हम क्लियर करते जाएं, है ना। समास क्या होता है? अभी देखिए, अभी हम जब संधि पढ़ रहे थे
संधि की चर्चा हमने इसलिए क्यों की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संधि हम पढ़ चुके हैं। तो संधि क्या होती है? वर्ण जमा वर्ण, यानी वर्णों का मेल होता है आपस में वर्ण मिलते हैं तो वो क्या हो जाती है? संधि। और यहीं पे ये होता है हमारे पदों का मेल, यानी शब्दों का। पद ना लेके हम शब्द ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक तरफ पद होता है, दूसरी तरफ अव्यय हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी विभक्ति वाला ही चिन्ह वाला हमारे पास शब्द हो, अलग अलग हो सकता है। कभी अव्यय भी हो सकता है, कभी कोई हमारा उपसर्ग भी लगा हुआ हो सकता है, कभी प्रत्यय भी लगा हुआ हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम पद ना कह के हम एक चीज़ कह देते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो शब्दों के मेल को कितने? दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। शब्दों का जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा कर देना। जैसे संधि में भी देखिए दो वर्ण होते हैं, होते तो दो शब्द हैं, लेकिन मेल कहाँ होता है? विकार कहाँ उत्पन्न होता है? पहले और अंतिम वर्ण, यहाँ का आपका अंतिम, यहाँ का अपना पहला, इन दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ा जाता है, आपस में शब्दों का मेल होता है और उसको संक्षिप्त कर दिया जाता है। जैसे हम कहें कि राजा का पुत्र, साधारण सी भाषा में हम आपको कहें, एक उदाहरण के माध्यम से समझा दें, तो हम कहते हैं कि राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। अब हमें पता है कि राजा का, यानी यदि ये राजा का शब्द लगा हुआ है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। और ये पुत्र शब्द को हम उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है तो उसको हम प्रथमा में लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कहें राज्ञस्य पुत्रः, और अगर राजा का पुत्र इतना हम ना कहें और हम कह दें राज्ञः पुरुषः, यानी राजपुत्र। अगर देखिए संक्षिप्तीकरण क्या हुआ, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा है राजा का पुत्र और उसी का समास किया तो हमने कह दिया राजपुत्र, राजपुत्र। अब समझ आ गया कि यहाँ पे इतना, ये राजा अलग था, का अलग था, पुत्र अलग था, लेकिन यहाँ राजपुत्र ने इनको क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया। और एक ही शब्द में हमें तीन चीज़ों की पता चल गई, उसमें राजा भी आ गया, उसमें का भी आ गया, उसमें पुत्र भी आ गया, यानी तीनों को मिला के संक्षिप्तीकरण हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, बड़ी चीज़ इतनी नहीं लिखनी है, और उनने छोटी सी चीज़ में बता दी कि भाई इसका मतलब तो वही निकल रहा है, भले ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो समास समझ में आ गया। समास का अर्थ हुआ संक्षिप्तीकरण, छोटा कर देना। शब्द दो तीन शब्द लिखे हुए हैं, बात अलग लिख रहे हैं, तो उनने कह दिया कि एक शब्द में आप उसका पूरा अर्थ निचोड़ बता दीजिए, है ना। तो वही एक निचोड़ हो जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है, वही हमारा समास होता है। ठीक, तो अब हम आगे इसकी थोड़ी सी ये समझ लेते हैं। अब देखिए, हमसे हर एक लाइन को पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद समझाएंगे। जैसे यहाँ लिखें हम, वही अभी लिखें कि विद्या, इस साइड पहुँच जाए हमारी, तो उधर से लिखते ही नहीं बनता है। विद्या रूपी और धन। ठीक है, विद्या रूपी धन। तो विद्या अलग है, रूपी अलग है, धन अलग है ना। अब यह हम कहें विद्या ही धन है। अब इतनी बड़ी बात कही है और हम एक शब्द में उसको खत्म कर दें तो हम कहते हैं विद्या धन। तो विद्या रूपी धन, विद्या ही धन, हमारे एक विद्या धन में ही समाहित हो गया। इसका अर्थ हो गया विद्या धन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि समास क्या होता है, कि कोई बड़े पद हैं, दो या तीन पद हैं, उनको संक्षिप्त करके एक बना देना। ठीक है, बनाएंगे कैसे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। संधि में तो समझ में आ जाता है, समास में भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आपने शब्द रूप पढ़े हैं तो शब्द रूप पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे जब हमारे पास एन शब्द लगा होगा, जैसे यहाँ लिखा है हलेन, तो आपको पता होना चाहिए कि हल से इसका अर्थ निकल रहा है ना। हर एक का अर्थ आप तभी निकाल पाएंगे जब आपने विभक्तियों को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो 10th क्लास वाले बच्चे, 6th वाले, 7th वाले, 8th वाले, 9th वाले, हम सभी से कह रहे हैं कि जो 6th क्लास की ग्रामर हमने शुरू की थी, वो बेसिक ग्रामर शुरू की थी हमने उसमें बेसिक से छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
नहीं आप कोई चीज़ समझ पाए हो तो भले ही आप धातु की बात करो तो हमने धातु के लिए भी अलग एक पूरा वीडियो बना रखा है। प्रत्यय की बात करो, अभी प्रत्यय तो इसमें आएंगे, प्रत्यय 6 क्लास में नहीं थे तो उसमें नहीं। सर्वनाम शब्द हमने उसमें आपको बता दिए, उसमें आपको अव्यय पद बता दिए हैं, है ना। और विभक्तियों को हमने शब्द रूप भी आपको कम से कम 5 या 6-7 हमने उनमें याद करना सिखाया, उनके अर्थ भी बताए हैं कि यहाँ पे अगर आय शब्द लग जाए तो उसका अर्थ क्या निकलता है, एन शब्द लग जाए तो क्या अर्थ निकलता है, सब एक एक करके। तो विभक्तियों की भी थोड़ी हमें पहचान होनी चाहिए। तो हमने एक चीज़ ये आपको बता दी कि ये क्या होता है, हमारा समास क्या होता है, पदों का या शब्दों का मेल, 2 या 2 से अधिक जो शब्द हैं उनका जब मेल होता है तो जो संक्षिप्त एक हमारे सामने जो पद बन जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, उसको ही हम समास कहते हैं। तो यहाँ पे समास करना और समास विग्रह करना, दो चीज़ें और आएंगी आपके पास। एक आएगा कि समास कीजिए, इन पदों में समास कीजिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन पदों को संक्षिप्त करिए, ठीक है, इनकी सब विभक्तियों को लोप करके इनको एक विभक्ति में ला दो, ठीक है। और एक जगह आएगा कि समास विग्रह कीजिए, विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना, ये चीजें अभी आएंगी आपके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि समास विग्रह भी आएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा कि समास एक पद दिया होगा, जैसे लिखा है राज्ञः पुरुषः, ये लिखा है राज्ञः पुत्रः, ठीक है, या राज्ञः पुरुषः, कोई भी लिखिए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है आपका ऐसे, तो आप इसको विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, राज्ञस्य पुरुषः, यानी राजा का पुरुष, है ना, राज्ञः पुरुषः, तो हम कह देंगे राज्ञस्य पुरुषः, तो अलग हो जाएगा। तो ये एक हुआ संक्षिप्तीकरण और एक हो जाएगा विग्रह, यानी उसको तोड़ के अलग अलग करके उनकी विभक्तियों को, जिसमें जो विभक्ति लग रही है उसको लगा के अलग कर दो। तो ये दो चीज़ें आपके में आएंगी, एक संक्षिप्तीकरण आएगा, एक विग्रह आएगा, जो अपन सीखते जाएंगे। ये दो चीज़ें क्लियर हुई तो पढ़ लेते हैं अब इसकी क्या परिभाषा। सम सनम इति समासः, यानी संक्षिप्तीकरण ही समास होता है। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है कि संक्षेपण, संक्षिप्त का अर्थ बता दिया, शॉर्ट फॉर्म, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियां, इनमें क्या होता है कि दो जैसे पद हैं तो भाई हर पद में हमने आपको बताया है कि सब में विभक्तियां बनी रहती हैं, सभी में अपनी अपनी विभक्ति होती है। जैसे उन्होंने कहा राजा का पुरुष, तो राजा का जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी और पुरुष शब्द में प्रथमा विभक्ति लगेगी। जैसे ये लिखा है राज्ञस्य और पुत्र, तो भाई स्य शब्द क्या बताता है, काकी के का अर्थ बताता है, तो ये विभक्ति कौन सी लगी है, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, ठीक है। अब जब इसका हमने समस्त पद बनाया यानी समास बनाया तो वो क्या हो जाएगा, राज्ञः पुत्रः, तो ये पूरा एक विभक्ति में, ये सब प्रथमा विभक्ति में बन गया, इसकी इस विभक्ति का लोप हो गया, यानी ये छुप गई। जब दोनों को साथ में लाए तो ये किसके अनुसार, पुत्र की अनुसार ही ये प्रथमा में पहुंच गई और ये प्रथमा विभक्ति का राज्ञः पुरुषः बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण हुआ, दूसरा क्या हुआ, इसकी विभक्ति का भी लोप हुआ, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, विभक्तियों के संग में हमारे कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं, जैसे समुच्चयवादी शब्द होते हैं। समुच्चय का अर्थ क्या होता है, जैसे कहा राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम, तो दो को जोड़ दिया और शब्द ने, यानी दो चीज़ों को, लड़के और लड़कियां, तो लड़के बहुत सारे थे और लड़कियां, और ने दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये होते हैं समुच्चयवादी वादक शब्द, मतलब जिनसे हमें समुच्चय, यानी समुच्चय किसको होते हैं, इकट्ठी कोई चीज़ हो और उनको साथ में ला दिया, समुच्चय यानी होता है साथ में ला देना। तो ऐसे समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, जैसे च होता है, और होता है, एव होता है, ये सब क्या करते हैं, आदि को हटाकर एक पद बनाना। विभक्तियों को हटा दो, समुच्चय बोधक शब्दों को हटा दो, तो हमारे पास जो संक्षिप्त शब्द बनता है वो बन जाता है हमारा समास। तो जैसे देखो क्या लिखा है, गायने कुशला। अब देखिए गायने में क्या लगाया हुआ है, एक ही मात्रा है, तो आपको ध्यान पता होना चाहिए ये सप्तमी विभक्ति का रूप आ रहा है।
राम ये शब्द किस में बनता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो ऐसे ही बन गया ये गायने, और ये हो गया कुशला, और ये प्रथमा विभक्ति का हो गया। ये हो गई सप्तमी का और ये हो गई हमारी प्रथमा का, दो विभक्तियां लगी हैं। और इनने कह दिया गायन कुशला, इनका समस्त पद बना के इस सप्तमी विभक्ति का लोप कर दिया और कह दिया समस्त पद समास कर दिया, तो ये कह दिया गायन कुशला। तो ये पूरा सप्तमी का लोप हुआ, इसमें सप्तमी लुप्त हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? गायन कुशला, यानी ये प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज है, बता दी कि इसी तरह। और देखो देखो राज्ञः पुरुषः, तो राजपुरुषः बन गया, है ना, कि राजा और राजा का पुरुष, तो राज्ञः पुरुषः तो हो गया राजपुरुषः। अब इसी देखिए पदों में क्या हुआ? विभक्ति का लोप हो गया। समुच्चयवादी शब्द कैसे हटते हैं? जैसे सीता च राम च, रामश्च, रामश्च। अब आप कहेंगे कि अभी देखिए अपने जो अभी पढ़ी थी ना पीछे, संधियां पढ़ते हुए आ रहे थे, क्यों बता रहे थे? अब यहाँ पे देखिए ये आ गया रामश्च, तो ये रामश्च कैसे बना? अब आप बताइए कि यहाँ पे सीता च लिखा था, सीता और च लिखा था, और यहाँ रामश्च लिख दिया, तो भाई ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संधि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे संधि हुई, तो इसका निकला कैसे है? ये रामः, ये जो श है ना, ये विसर्ग था पहले, तो रामः और च। अब आपने देखा कि विसर्ग के बाद च आ जाए, यहाँ पे अ हो और यहाँ पे विसर्ग हो, उसके बाद च आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? श बन जाता है। सत्व विधान में अपन ने पढ़ा हुआ है, हमारी विसर्ग संधि का सत्व जो रूप पढ़ा है, इसीलिए पढ़ा है। बीच बीच में ये असंधियों के भी अपन को रूप आएंगे, पर नहीं पता होता तो आप कहते कि आपने तो मैम उत्तर संधि में ओ बताया है कि विसर्ग का लोप होके ओ बनता है, एक ही संधि बताइए, बाकी की संधियों का क्या करते? इसलिए सारी संधियां बताई हमने। तो ये हो गया रामः च, तो रामश्च, ठीक, संधि से। अब इसमें दो हमारे पास समुच्चय बोधक शब्द हैं, कौन कौन से हैं? एक हमारे पास च यहाँ पे है और एक हमारे पास च यहाँ पे है, दो जगह लिखे हुए हैं, साथ में बना दो, तो सीता रामौ, क्या बना दिया? सीता रामौ। अब द्विवचन का रूप पता है कि आपको? सीता राम हमने कह दिया, सीता और राम, इसको हमने हिंदी में आपको एक्सप्लेन करें, जैसे ये लिखा है सीता और राम, ठीक है। तो अब सीता और राम ना लिख के हमने कह दिया सीताराम, एक ही साथ बना दिया, ठीक है, हमने एक साथ इसको लिख दिया सीताराम, तो ये हमारा समास हो गया। इसमें से और शब्द हटा दिया, और हट गया। अब जैसे कहते हैं ना माता और पिता, माता और पिता कहते हैं, और वही कहते हैं हम माता पिता, तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं, और को हटा दिया हमने। जब और हटा तो क्या होगा? इनके जो अव्यय हटेंगे तो उसकी जगह पे फिर कोई ना कोई विभक्ति तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे अलग विभक्ति थी, यहाँ पे अलग थी, लेकिन अब ये दो चीजें आपस में मिल रही हैं और दो बन रही हैं, तो द्विवचन का रूप क्या होता है? रामः रामौ, बालकः बालकौ, तो ये हो जाएगा सीता रामौ। बस हो गई, दो चीजें हैं इसीलिए द्विवचन की विभक्ति लगा दी। इसमें तीन होती तो तीन की लगाते, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो हमने कह दिया सीता रामौ। तो बनिए देखिए, मैं समुच्चय बोधक चा का लोप हो गया, यहाँ पे जो ये चा लगा हुआ था, चा का अर्थ क्या निकलता है संस्कृत में? और, उसका लोप हो गया, और यहाँ पे हमने एक समस्त पद बनाया। और समस्त पद में भी विभक्ति कौन सी हम लगाएंगे? कि देखिए एक वचन होगा तो एक चीज तो होगी नहीं, उसमें द्विवचन या बहुवचन की बात ही हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उसमें देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति के अनुसार रूप बन रहा है, द्वितीय के अनुसार बना रहा है। यहाँ पे सिर्फ नाम बता रहे थे, इसलिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप बता दिया है, ठीक है। वहाँ पे कोई संबंध बताया जा रहा होता, क्रिया और कर्ता का कोई संबंध हो रहा होता, तो हम देखते को शब्द आ रहा है तो द्वितीय विभक्ति लगाते, से शब्द आता है तो तृतीय लगाते, के लिए शब्द आता तो हम चतुर्थी के अनुसार उसका रूप बनाते, से यानी अलग होने की बात हो रही होती तो वहाँ पे हम आपका पंचमी लगाते, काकी के का अर्थ निकल रहा होता तो षष्ठी विभक्ति के अनुसार रूप लगाते। वहीं पे अगर मैं पर का कोई रूप आ रहा होता या फिर कोई अर्थ निकल रहा होता तो हम अपनी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते। तो हम इस प्रकार से विभक्ति, देखिए यही चीज़ हम आपको बार बार कहते जा रहे हैं कि विभक्तियाँ, हम क्यों बोल रहे हैं कि विभक्तियाँ याद कर लो,
देख लो वीडियो शब्द रूप के, उसमें विभक्तियों को भी समझाया है, विभक्ति का अलग से वीडियो भी बनाया है, उसमें भी समझाया है। सब चीज़ें इसीलिए बताते, तब आप समास पे आए हुए हैं, क्योंकि विभक्तियाँ नहीं आएंगी तो समास नहीं सीख पाओगे, है ना। विभक्तियों का ज्ञान नहीं है हमें तो हम कैसे समास सीख सकते हैं। शॉर्ट में एक अगर चीज़ बता दें तो यहाँ से देख लो, कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कौन से में आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है। तो जहां पे ने शब्द लगा होगा कि राम ने, या अगर उसका पहचान बताई जा रही होगी ने के अर्थ में भी या फिर पहचान के अर्थ में भी, ध्यान रखिएगा। उसकी पहचान बतानी है तो, या ने लगाना है तो कर्ता का रूप बनेगा। तो क्या बन जाएगा, राम। एक है, दो होते तो हो जाता राम, तीन बहुत सारे होते, तीन से दो से ज्यादा तो हो जाता रामा। ठीक है, ऐसे ही अगर कर्म को कहें तो हो जाता है रामम। यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, रामव, और यह हो जाता है हमारा रामान। ठीक है, अब कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। चिन्ह क्या आता है, को। यानी जहां पे रामम शब्द लगा होगा तो उसका अर्थ निकलेगा राम को। तो विभक्ति कौन सी होती है इसकी, द्वितीय होती है। इसी प्रकार से एण लगेगा, लगा होगा, आय लगा होगा, आत लगा होगा, पीछे आपके अस्य शब्द लगा होगा, एक ही मात्रा लगी होगी, तो उनके अर्थ क्या निकलते हैं। क्योंकि हमें, अगर आप ये समझ लीजिए कि विभक्तियों का ज्ञान है तो समास हमारे लिए बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। विभक्तियों का जब ज्ञान नहीं होता है तब समास परेशान करते हैं, तब समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ से क्या लोप हो गया। अव्यय पता नहीं है तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा अव्यय लगा दे बीच में, इन दोनों के क्या जोड़ दें। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। अब देख लीजिए, इसी प्रकार क्या कह रहे हैं, विद्या एव धनम यस्य सह, यानी विद्या ही धन है जिसका, जिसका विद्या ही धन है तो उसको कह देंगे विद्याधन। इतना बड़ा लिखा हुआ था, उसको एक संक्षिप्त पद में बता दिया, विद्याधन। ठीक है, विद्या इसका प्रथमा में था, एव इसमें अव्यय था, धनम यानी इसमें कौन सी थी, प्रथमा विभक्ति थी, यस्य यानी ही हमारी षष्ठी विभक्ति का था, सह हमारा वह का अर्थ बता रहा था। तो इतनी सारी बातें ना बता के केवल कह दिया विद्याधन। ठीक है, विद्या है धन जिसका, यानी विद्याधन, बस इतनी सी बात है। सबका, सारी विभक्तियां का लोप होके एक प्रथमा विभक्ति में इसका रूप बता दिया, यही हमारा समास हो गया। तो देखिए, इतनी सारी विभक्तियों का लोप हुआ, अव्यय चिन्हों का लोप हो गया, सर्वनाम शब्द आया उसका भी लोप हो गया। तो क्या यही लिखा है, विद्याधन पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा क्या कर देते हैं, जैसे गायन कुशला बना दिया, राजपुरुषा बना दिया, सीताराम बता दिया, विद्याधन बनाए गए हैं कहीं कहीं पे पदों के बीच में। अच्छा, एक इनने एक और चीज़ बता दी है, लेकिन अभी देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई चीज़ अगर होती है तो उसको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें विभक्तियों का लोप नहीं होता है, वो अभी आपके में नहीं आ रहा है, चिंता मत करना, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। कोई भी बात है तो नहीं कहेंगे, कहीं पे अगर लोप नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि मैम ने तो कहा है कि लोप होता है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, तो क्या करें। इसलिए तो कुछ कहीं कहीं पर ही, सभी जगह नहीं, सब जगह तो विभक्तियों का लोप होता ही है, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उनका भी लोप होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कह रहे हैं कि पदों के बीच की विभक्ति का लोप भी नहीं होता है, कहीं कहीं पे लोप नहीं होता है। जैसे खे चरह, खे का अर्थ क्या होता है, यानी ख जो शब्द होता है वो होता है हमारा आकाश। किसके लिए प्रयुक्त होता है, आकाश के लिए। और जब खे बन गया तो इसका अर्थ हो गया, बताइए कौन सा चिन्ह, खे की एक ही मात्रा लगी है तो कौन सी विभक्ति लग रही है इसमें, सप्तमी। रामी बनता है, फले बनता है, सप्तमी विभक्ति, अर्थ क्या निकलेगा, आकाश में। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, में, तो ये हो जाएगा आकाश में। और चरह, चरह शब्द का होता है चलने वाला या विचरने वाला या विचरण करने वाला, ठीक है, वाला या वाले, ठीक है। तो इसमें लिखा है खे चरह, तो खे और चरह, खे में सप्तमी लगी हुई है, इसमें प्रथमा लगी हुई है, लेकिन समस्त पद बनाया तो इसका रूप बना खे चरह। ना तो इसमें खे की विभक्ति का लोप हुआ, ना ही चर की विभक्ति का लोप हुआ, और दोनों को उसी प्रकार से भले ही साथ में लिख दिया लेकिन समस्त पद बन गया, लेकिन विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ऐसा किसी ही अवस्था में होता है, कहीं कहीं पे होता है। जैसे वने चरह, यानी वन में विचरने वाला, युधिष्ठिरः, युद्ध में कैसा, निपुण,
वो युधिष्ठिर है। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। कभी अगर आ जाए ना, अगर जैसे कुछ उदाहरण दे दिए जाएं, खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः, इनमें आपको देखे कि इसमें विभक्ति का तो लोप हुआ ही नहीं है। खे में अपनी सप्तमी लगी हुई है, चर में प्रथमा लगी हुई है, लेकिन समस्त पद बना हुआ है, और वो पूछ लें कि भाई इसमें कौन सा समास है, तो कह देना इसमें अलुक समास होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको समास का परिचय पूरा बता दिया। ठीक है, कि समास क्या होता है, समास करना क्या होता है, समास का विग्रह क्या होता है, और क्या इसके अंदर प्रक्रिया होती है, ये चीज़ हमने आपको बता। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसके प्रकार और बता लेते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये कह रहे हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कि किस, देखिए जहाँ पे अव्यय पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव कह देते हैं। तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, इसलिए वो तत्पुरुष समास हो जाता है। द्वंद्व में दोनों होते हैं। बहुब्रीहि में तो बहुत ही अलग होता है, ना तो इसके जो जितने भी पद होते हैं, ना तो इसका प्रथम पद होता है, ना ही द्वितीय पद प्रमुख होता है। इसमें प्रधानता तीसरे की ही बताई जाती है। तो वैसे अगर पदों की प्रधानता के हिसाब से देखा जाए तो समास 4 भेद होते हैं। अब आप कहोगे नहीं मैम हम तो 6 पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनको याद करने का एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं कि अव, कत, ददा, बस ये 4 चीज़ याद कर लीजिए, 6 आपको याद हो जाएंगे। अव, कत, ददा। ठीक है, तो आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीय, का से कर्मधारय, ता से तत्पुरुष, दा से द्वंद्व और द्वा से द्विगु। बस हो गए, इसमें 6 समास इसके अंदर आ गए। तो आप कहोगे कि मैम हम तो 6 पढ़ते हुए आ रहे थे, आप तो कह रही हो कि सिर्फ 4 हैं। नहीं भाई 6 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष के 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है कर्मधारय और एक होता है द्विगु। ठीक है, द्विगु कर्मधारय यानी किसी की विशेषता जब बताई जा रही होगी तो वो कर्मधारय हो जाएगा। और द्विगु में क्या होता है, पहला पद भी क्या होता है, संख्यावाचक प्रमुख होता है, संख्यावाची शब्द होता है, तो वो हमारा द्विगु हो जाता है। तो तत्पुरुष समास के ही ये 2 हमारे भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। ठीक, अगर इन दोनों को अगर अलग अलग लिख दें तो हमारे हो गए 6। और अगर हम उसकी सही रूप से देखा जाए कि देखिए अभी इनने क्या कहा है कि पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो अव्ययी भाव जो होता है उसमें अव्यय जो पद होता है वो प्रधान होता है, यानी प्रमुख होता है, उसकी प्रमुखता होती है। तत्पुरुष में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, प्रथम जो पद होता है वो प्रमुख होता है या प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद कैसे होते हैं, प्रमुख होते हैं या प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों का अपना अपना वर्चस्व रहता है, ये नहीं कि एक के कहने पे दूसरा चलेगा, नहीं, दोनों अपने अपने हिसाब से चलते हैं। और बहुब्रीहि में अन्य पद होता है, ना ही पहला पद प्रमुख होता है ना दूसरा पद होता है, तीसरा पद ही की बारे में बताई जाती है। जैसे कहें लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी हमारे गणेश जी। कहा हमने लंबोदर है यानी लंबा है उदर, लेकिन अब उसका अर्थ निकल आया हमारे गणेश जी का। तो तीसरे पद जिसमें गणेश जी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लंबोदर से पहचान लिया हमने कि ये लंबोदर यानी गणेश की बात हो रही है, तो ये हमारा बहुप्रिय हो गया। जैसे यहाँ पे कहा अव्यय, यथा शक्ति, शक्ति के अनुरूप, तो यथा जो शब्द पहले इन्हें लगा दिया वो क्या है हमारा, अनुरूप जो शब्द है, यथा शब्द है, वो क्या है हमारा अव्यय पद है। अव्यय पहले लग गया तो अनुरूप को भी उनने क्या कर दिया, अव्यय बना दिया। तो ये उन्होंने कहा यथा योग्यम, यानी उसके अनुरूप, यानी योग्यता के अनुरूप। ठीक है, तो जहाँ पे यथा शब्द आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, निर आ जाए, ऐसे जो हमारे अव्यय पद या उपसर्ग जहाँ पे हमारे आ जाते हैं वो हमारा अव्यय, भाई अव्ययी भाव समास हो जाता है। ना, अव्यय का भाव जहाँ आता है, अव्यय यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते कहीं पे भी। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होना या खत्म होना। कहते हैं ना कि हमारा धन व्यय हो गया, हमारा धन का व्यय हुआ, धन यानी हमने खर्च कर दिया। इन अव्यय यानी नहीं खत्म हुआ, व्यय हुआ ही नहीं, उसमें उल्टा अर्थ होता है आ लगाने से। तो जहाँ पे अव्यय शब्द लगे हों किसी पद में और उसमें उनकी प्रधानता हो तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष होता है। जैसे हमने कहा ना राज्ञः पुरुषः,
तो यहाँ पे राज्ञ है, यानी पुरुष तो है लेकिन वो कहाँ का है, राजा का है। तो राजा उसका प्रमुख है, प्रधान है। फिर बाद में उसके बाद पुरुष आया है, लेकिन प्रधानता किसकी है, पहले राजा की। तो पहला पद जहाँ प्रधान होगा वो हमारा तत्पुरुष होगा। द्वंद्व हमारा दो हो जाता है, जैसे कहा माता और पिता, ठीक है, माता पिता, सीता और राम, राधा और श्याम, राम और लक्ष्मण, यहाँ पे दोनों अपने अपने स्थान पे कैसे हैं, प्रमुख हैं, दोनों पदों की प्रधानता है, तो हमारा द्वंद्व हो जाता है। बहुप्रिय बता दिया, बोली हमने बोला दशानन, बस हमने दशानन बोला है और आपके माइंड में रावण की बात आ गई। यहाँ हमने कहा पीताम्बर, ठीक है, यहाँ हमने कहा कि चतुर्भुज। अब चतुर्भुज जैसे ही कहा तो आपको अपने विष्णु भगवान याद आ गए। तो जहाँ पे एक कहा हमने शब्द, हमने कहा भले ही चतुर्भुज, यानी चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, बस ध्यान आ गए, हमें विष्णु जी आ गए, ठीक है। कमलासना, यानी कमल के आसन पर बैठने वाली, तो हमें लक्ष्मी जी याद आ गई, जिन्हें कमला भी कहते हैं, कमलासना भी कहते हैं, यानी कमल पर आसन है ना। हंसासना, हंसासना, हंस समारूढ़ा, या हंस पर बैठने वाली, हंस पर आरूढ़ होने वाली, याद आ गई, हमें सरस्वती जी दिख गई ध्यान में। तो बोला हमने हंसारूढ़ा या हंसा समारूढ़ा बोला, कमलासना बोला, यहाँ पे लक्ष्मी का नाम नहीं लिया, हमने यहाँ पे सरस्वती का नाम लिया नहीं लिया, यहाँ हमने रावण का नाम नहीं लिया, लेकिन दशानन शब्द से, कमलासना से, हंसा समारूढ़ा से हमें याद दूसरे चीज की, अन्य पद की प्रधानता आ गई, वो हमारा बहुप्रिय हो जाता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि मैडम फिर कर्मधारय और द्विगु क्यों चले गए? तो हमने जैसे कि आपको बताया है कि तत्पुरुष में प्रथम पद प्रधान होता है, तो हमारे जो कर्मधारय में भी प्रथम पदों की प्रधानता होती है और द्विगु में। कैसे? जैसे कहा हमने नील कमल, कमल कैसा है, नील है। कमल नयन, नयन तो है लेकिन कैसे हैं वो, कमल जैसे। तो कमल जो शब्द है, कमल नयन, कमल ने नयनों की विशेषता बता दी। नयन तो सभी के होते हैं, लेकिन जब उसमें कमल शब्द लगा दिया तो कमल क्या प्रमुखता हो गई, प्रधानता हो गई। कमल ने उस नयनों को भी सुंदर बना दिया, उनकी विशेषता बता दी, है ना। तो हम मेघ वर्ण, हाँ, तो मेघ कैसे होते हैं, मेघों जैसा उसका वर्ण है, मेघ वर्ण। ये तो श्याम वर्ण, यानी वर्ण तो है, रंग तो हर प्रकार का है, लेकिन उन्होंने जब श्याम लगा दिया, यानी हमारा सांवला रंग जो लगा दिया, तो उस सांवले ने उस वर्ण की विशेषता बता दी। श्वेत वर्ण, सफेद है वर्ण जिसका। तो पहले वर्ण दूसरे वर्ण की विशेषता बता रहा है, तो दूसरा तो कैसा हो गया, विशेष हो गया। साधारण शब्द था, लेकिन एक पहले पद ने उस दूसरे को क्या कर दिया, दूसरे की प्रधानता बता दी, तो वो वही हमारा पहला पद प्रधान है, इसलिए कर्मधारय हो गया। द्विगु की बात करें तो यहाँ होता है पहला पद संख्यावाची होता है, यानी जहाँ पे गिनती दिख जाए पहले पद में, तो पहले पद की जो गिनती होती है, जैसे कहा त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र, चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे अपनी दो चीजें लगती हैं, यहाँ पे त्रिनेत्र आ जाए, दशानन आ जाए, और हमारा क्या आ जाए, दशानन हुआ, त्रिनेत्र हुआ, चतुर्भुज हुआ, पंचानन हो गया। इसमें थोड़ी सी हम एक बता दें आपको, ये हमारा पंचानन आ गया, ये हमारा त्रिनेत्र आ गया, यहाँ पे हमारा दशानन आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पंच शब्द यानी हमारी संख्यावाचक है, त्रिनेत्र हमारा क्या है, यहाँ पे 3 शब्द है, दश यहाँ नहीं, यानी 10 की गिनती आ रही है, तो इसमें 2 समास हो रहे हैं। कौन सा, एक तो हो रहा है द्विगु और एक हो रहा है हमारा बहुव्रीहि। क्यों बहुव्रीहि हो रहा है हमारा, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अगर कहा जाए तो ये शंकर जी की बात कर रहा है, ये भी हमारे शंकर जी की बात कर रहा है, और ये रावण की बात हो रही है। अब यदि ऑप्शंस में कभी ये चीज आ जाए तो ध्यान करिएगा, कभी भी एग्जामिनर आपसे 2 चीजें साथ में नहीं पूछेगा, ना ही आपसे द्विगु पूछेगा, ना बहुव्रीहि पूछेगा, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन आ भी जाए तो आप आंखें बंद करके इनको बहुव्रीहि में लगा दीजिएगा, क्योंकि ये तीसरे की बात बता रहे हैं, इसमें संख्या उतनी प्रमुख नहीं है जितनी कि ये तीसरे की बात को इंगित कर रहे हैं। और अगर बाकी के 3 अलग अलग लिखे हैं, एक तत्पुरुष लिखा, एक अव्ययी लिखा, एक द्वंद्व लिखा और एक लिखा है आपका द्विगु, तो क्या सही कर देंगे आप, द्विगु समास को सही कर देंगे। वहीं पे अगर आप देखें कि यहाँ पे बहुव्रीहि लगा है, बाकी के और चारों लगे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, बहुव्रीहि को टिक कर देंगे, ठीक। ये चीज भी आपको थोड़ी सी बता दी। तो इसमें भी देखिए जो पंच शब्द है, त्रिशब्द है, दश शब्द है, संख्यावाची शब्द है, यानी पहला पद प्रधान है, इसीलिए वो तत्पुरुष का भेद है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, तत्पुरुष के भेदों को कहा जाता है, कर्मधारय और द्विगु,
ठीक है। तो ये हमने अब आपको प्रकार भी बता दिए। पहले हमने आपको परिभाषा बताई, समास करना क्या होता है, समास विग्रह बता दिया और उसके प्रकारों को भी बता दिया। तो अब जब अपने पास सब चीज़ें पता हैं तो अब हम एक एक प्रकार को उठाएंगे। तो पहले हम अव्ययी भाव समास को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।